हेलो एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से सीरीज में जो कि लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज को हमने शुरू में ग्रेड 9th के लिए स्टार्ट करा हुआ था। हमने मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ बट अभी ग्रेड 10th के लिए भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चला है ग्रेड 10th में। सो अपने चाहने वालों को आप प्लीज उन वीडियोस को शेयर करो एंड लेट देम एंजॉय दैट सीरीज। ग्रेड 9th के सीरीज में अगर हम देखें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये पार्ट 3 है और इसमें अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी चीजों को शुरू में अब तक हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को एक साथ लेकर आऊं तो हमने बेसिक सा बहुत इंपॉर्टेंट जो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं वो ये कि हमने सबसे पहले मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि व्हाट आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर में। और वो तीन इक्वेशंस कौन कौन से थे? पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वही तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये पहली काफी इंपॉर्टेंट चीज हमने अब तक देखा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने जो कि जाना था इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कि भाई टोटल तीन लॉज हैं मोशन से रिलेटेड एंड वो तीन लॉज जिनको हम न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। उसमें एक है फर्स्ट लॉ, दूसरा है सेकंड लॉ एंड तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन तीनों लॉज को अगर हम देखें और मैं याद दिलाऊंगा आपको तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था जिसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया बोला था। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि हर बॉडी के अंदर इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि बॉडीज के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकती है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो तो उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी के ऊपर। वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हमने रियल लॉ ऑफ मोशन बोला था, ये बेसिक तौर पे हमें सिखाता है कि फोर्स किसी भी बॉडी पे लगा है तो उसकी वैल्यू क्या है। तो किसी भी बॉडी पे जिसका मास m है एंड फोर्स की वजह से लेट अस सपोज वो एक्सेलरेट कर रही है विद ए एक्सेलरेशन, तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड तीसरी चीज जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि एक्शन रिएक्शन लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें भी कुछ चीजें हैं, बारीकियां हैं जो समझना काफी ज्यादा जरूरी है और ये काफी ज्यादा ही बंदों को परेशान करता है। तो प्लीज इन बारीकियों को ध्यान से सुनना एंड इस पार्ट थर्ड में हम लोग इसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे एंड नेचर का एक लॉ भी हम जानेंगे जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट उससे पहले जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने सीखा था वो ये एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो सर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो काइनेमेटिक्स है जो कि मोशन रिलेटेड है, ये स्टडी जो है वो बेसिक तौर पे इन तीन ब्रॉड पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। ये जो तीन लॉज हैं इनके ऊपर, दूसरा तीन इक्वेशंस के ऊपर एंड तीसरा इस एक्सेलरेशन के ऊपर। एंड आपको समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कब होता है, अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन किस टाइप के होंगे एंड किस कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा एंड किन कंडीशंस में आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड धीरे धीरे हम चीजों को एक साथ समराइज करते हुए चलेंगे। आई होप कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कंक्लूड कर सकेंगे और इसी होप के साथ हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को एंड क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास है 1.5 kg, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। लेकिन ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इट मींस सिनेरियो क्या है, लेट अस सपोज ये है बॉडी 1 एंड ये है बॉडी 2। दोनों का मास अगर आप पूछोगे तो सर दोनों का मास है 1.5 kg।
एंड ये दोनों बॉडीज एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं बट एक दूसरे के ऑपोजिट विद द सेम वेलोसिटी जो कि है 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर एक बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दूसरी गारंटेड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो इसके लिए जो हम वेलोसिटी लेंगे वो होगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। सर नेगेटिव क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है, इट हैज अ डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन को बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। और हमने बताया कि भाई पॉजिटिव 2.5 का मतलब है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि नेगेटिव 2.5 का मतलब है कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव साइड जा रहा होगा, दूसरा नेगेटिव साइड जा रहा होगा, तभी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंट होंगे। कह रहा है कि ये दोनों बॉडीज कोलाइड कर दी हैं और उसके बाद ये दोनों के दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों बॉडीज क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स सर ये दोनों की दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगी। तो ये सिनेरियो ले लेते हैं, सिनेरियो नंबर 2। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड हुई हैं एंड कोलाइड होने के बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक गई हैं। ठीक है। कह रहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ये जो आपको कंबाइंड ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है या कह लो कंबाइंड सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या सिनेरियो बैठेगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। सर इसको कैसे करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड हुई हैं। एंड अगर दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड हुई हैं तो ऑफ कोर्स सर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। और इसी सीन के लिए और इन्हीं सिनेरियोज के लिए हमारे पास एक लॉ है जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जानेंगे और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि न्यूटन साहब जो है इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हुए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया बोला था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हमने रियल लॉ ऑफ मोशन बोला था, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है। एंड काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये एक्शन रिएक्शन लॉ। हमने बहुत बार सुना होगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। समथिंग इसी से रिलेटेड है आपका ये लॉ जो कि है एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, या फिर ऐसा समझो, मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका नाम है ए एंड एक बॉडी है जिसका नाम है बी। एंड ऐसा समझते हैं कि इस बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाया। इट मींस कि बॉडी ए ने एक्शन किया है बॉडी बी के ऊपर। सर बॉडी ए ने एक्शन किया है बॉडी बी के ऊपर, हाँ। एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। यानी हर एक्शन का आपको एक रिएक्शन मिलेगा। यानी अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया है तो ऑफ कोर्स सर बी भी बदले में एक रिएक्शन देगी ए को। इट मींस कि अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया है तो बदले में बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी? सर इक्वल अमाउंट में। एंड अगर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगी तो सर ए का डायरेक्शन ये है, ए ने बी की तरफ फोर्स लगाया है, बी ने ए की तरफ फोर्स लगाया है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? ऑफ कोर्स नहीं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ए। ए के द्वारा जो भी फोर्स लगाया गया है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बी। इसीलिए ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है। ध्यान से स्टेटमेंट्स को रीड करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन।
यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। हर एक्शन का इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रिएक्शन इक्वल रहेगा बट नेचर उसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट होगा तभी तो आपके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। आपने कर्म किया तो बदले में आपको फल मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही हैं, ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ए के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, वो है बी के द्वारा। एंड वही अगर आप बी के ऊपर नोटिस कर रहे हो तो एक ही फोर्स लग रहा है और वो है ए के द्वारा। तो दोनों बॉडीज पे अलग अलग फोर्सेस, सॉरी दोनों बॉडीज पे दो इक्वल फोर्सेस एक्सपीरियंस नहीं हो रही है। दोनों बॉडीज पे एक ही फोर्स, एक एक ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। तो बॉडी ए को भी एक ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है एंड बॉडी बी को भी एक ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। तो अगर आपसे कोई ये बोलता है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो फिर ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा? भाई कैसे कैंसिल आउट होगा? कैंसिल आउट होने के लिए बैलेंस सिस्टम बनना चाहिए। एंड बैलेंस सिस्टम का क्या मतलब है कि आप एक डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स, एक डायरेक्शन से अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ऑफ कोर्स दूसरे डायरेक्शन से भी आप ही के ऊपर फोर्स लगना चाहिए। बैलेंस फोर्स सिस्टम तो यही होगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस फोर्सेस दोनों एक ही बॉडी पे लगे तब कैंसिलेशन होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं। ये जो नीले रंग से मैंने शो कर रखा हुआ है, ये बेसिक तौर पे ये बॉडी ए पे लग रही है, और जबकि वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो रेड कलर से मैंने आपको शो करा हुआ है, वो ये वाला फोर्स ये बॉडी बी पे लग रहा है। तो दोनों बॉडीज पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है बट दो फोर्सेस नहीं लग रही है। दोनों बॉडीज पे एक एक ही फोर्स लग रही है, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती हैं। यानी बी को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ऑफ कोर्स सर बी को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। किसकी वजह से? ए की वजह से। एक्शन किसने किया है? ए ने किया है। तो बदले में बी ने क्या किया? बी ने बदले में ए के ऊपर भी फोर्स लगाया। यानी ए को भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, बी को भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। दोनों बॉडीज को फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है एक दूसरे की वजह से। तो ए ने एक्शन किया, बदले में बी ने उसको रिएक्शन दे दिया। कितना दिया सर? इक्वल मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है ऑफ कोर्स। यही चीज इमेजिन करा होगा या फिर आपने बहुत बार नोटिस भी करा होगा कि आप बॉल हिट कर दे हैं दीवार पे, तो बदले में दीवार बॉल हिट करती है आपको। तो बॉल ने फोर्स लगाया दीवार पे, दीवार ने फोर्स लगाया बॉल पे। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, इक्वल रिएक्शन होगा, लेकिन उल्टी दिशा में। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप वॉक कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस लॉ दैट इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। कैसे सर? लेट अस सपोज ये जमीन टेढ़ी क्यों है भाई? ओके, मान लेते हैं कि ये जमीन है एंड इस जमीन पे आप चल रहे हैं। आप चलते वक्त बेसिक तौर पे क्या करते हैं कि एक पांव से आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। आपने फोर्स लगाया, आपने एक्शन किया। किसके ऊपर एक्शन किया सर? जमीन के ऊपर। तो बदले में जमीन और ये ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स लगाएगी और इसी फोर्स की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। सर जमीन तो पीछे नहीं गई। जमीन कैसे पीछे जाएगी? ये दोनों फोर्सेस इक्वल है एंड ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है जमीन को, इस फोर्स के लिए जमीन का मास बहुत ज्यादा है एंड क्योंकि ग्राउंड का मास बहुत ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ऑफकोर्स ज्यादा होगा। तो वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है ग्राउंड को डिस्प्लेस करने के लिए, इसलिए ग्राउंड पीछे नहीं जाएगा बट आपके लिए वो फोर्स ऑप्टिमम है, आप जरूर आगे जाएंगे। जमीन नहीं मूव करती है
बट आपने ये चीज बहुत बार ऑब्जर्व करा होगा, जब आप नाव से उतरते हैं, अगर आप कभी नाव पे चढ़े हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं चढ़े तो आप एक बार कभी एक्सपीरियंस करना जरूर। तो आप उतरने के लिए आप फोर्स लगाते हैं नाव के सरफेस पे पीछे की तरफ, तो नाव पीछे चली जाती है क्योंकि नाव के लिए वो फोर्स ऑप्टिमम है। बदले में पीछे जाते हुए ये नाव आपके ऊपर आगे की तरफ फोर्स भी लगाती है, तो आप आगे भी चले जाते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सिर्फ यही क्यों, स्विमर्स को देखो, स्विमर जो होते हैं वो पानी को आगे से पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो बदले में जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो स्विमर को आगे की तरफ धक्का देती है। एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, पानी को पीछे आपने फोर्स लगाया, पानी ने आपको आगे की तरफ फोर्स लगाया, रिएक्शन ऑपोजिट है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे आपको ये लॉ एक्सपीरियंस हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये दोनों फोर्सेस एक बॉडी पे नहीं लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी। ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं। आप देख सकते हैं ए पे बी के द्वारा लगा हुआ फोर्स है, जबकि बी पे ए के द्वारा लगाया हुआ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो दोनों बॉडीज को अलग अलग फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है। ये चीज आपको समझ के चलना है। एंड इसी लॉ से एक नया लॉ जन्मता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, सर मोमेंटम पढ़ा था, हाँ, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल मोमेंटम of a system remains constant। यानी किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन शब्द को पहले समझा जाए। कंजर्वेशन का मतलब है कि देयर विल बी नो चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक परात रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है, एंड इस प्लेट में दो लड्डू रखे हुए हैं। राजू भाई साहब आते हैं, झुक झुक झुक, और वो परात में हाथ डालते हैं, हाथ बाहर लेते हैं, बट दो लड्डू अभी भी है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लड्डूज आर कंजर्व्ड। लड्डू कैसे हैं, कंजर्व्ड है। क्यों, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन लड्डूज। तो अगर इनिशियली किसी एक्शन से पहले जो क्वांटिटी है वही एक्शन के बाद भी वही क्वांटिटी मेंटेन रहे, तो हम कहते हैं वो चीज कंजर्व्ड है। यही चीज मोमेंटम को लेकर भी है कि किसी भी एक्टिविटी के दौरान जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। किसका, एक बॉडी का नहीं, पूरे सिस्टम की बात करें, यानी पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैसा रहेगा, पूरे सिस्टम का सर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ऐसा कह रहा है हमारा ये लॉ। पूरे सिस्टम का मोमेंटम, एक बॉडी के लिए बात नहीं हो रही है, पूरे सिस्टम के लिए। हो सकता है कि एक बॉडी का डिक्रीज हो मोमेंटम, तो दूसरे का बाय दैट मच अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ताकि टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहे। और इसी चीज को पहले हम प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं जो कि कोलाइड हो रही हैं। ये है एक बॉडी ए एंड ये एक बॉडी बी। हो सकता है एक का मास है कैपिटल एम या फिर M1 ले लेते हैं, एंड दूसरे का मास है M2। दोनों की वेलोसिटी U1 U2। ऑफ कोर्स सिनेरियो कुछ ऐसा ही होगा कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों बॉडीज कोलाइड हुए होंगे।
एंड कोलिजन के बाद कहानी कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि ये दोनों बॉडीज की वेलोसिटी में शायद कुछ चेंज आए, मोमेंटम में चेंज आए। तो हम मान लेते हैं कि बॉडी 2 की वेलोसिटी v2 हो गई है, बॉडी 1 की वेलोसिटी v1 हो गई है। मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो दोनों का मास अभी भी m1 m2 ही है। तो ये 3 पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। ये 3 पिक्चर्स कब कब के हैं? पहला पिक्चर है आपका बिफोर कोलिजन का, वही दूसरा पिक्चर है हमारा कोलिजन होता हुआ, एंड तीसरा पिक्चर है आफ्टर कोलिजन का। एक बार इन तीनों पिक्चर्स को ध्यान से देखें एंड चीजों को समझें। दो बॉडीज है, एक है बॉडी 1 जिसका मास है m1, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1। वही दूसरी बॉडी है m2 जिसका मास m2 है ऑफ कोर्स, एंड इसकी वेलोसिटी है u2। ये दोनों बॉडीज कोलाइड होती हैं, देख सकते हैं आप। एंड ऑफ कोर्स इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी आपको कि कोलिजन के दौरान ये दोनों के दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और उसके बाद ये दोनों बॉडीज अलग अलग वेलोसिटी से चलना शुरू कर देती हैं। तो बॉडी 1 जो है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, वहीं बॉडी 2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। आप देख रहे हो दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ है। सर आपने बोला था कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मैंने ये बोला था कि टोटल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर आप यहां देख रहे हो ध्यान से, तो टोटल सिस्टम में दोनों बॉडीज आ रही हैं। यानी कहने का मतलब ये कि कोलिजन से पहले इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जितना रहेगा, कोलिजन के बाद भी इन दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। दोनों बॉडीज का यानी पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम माइट भी हो सकता है कि एक का मोमेंटम चेंज हो, दूसरे का मोमेंटम, एक का मोमेंटम डिक्रीज हो, दूसरे का मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा बाय सेम अमाउंट। जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों का मोमेंटम जब हम ऐड करेंगे तो इनिशियली जो टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का दिखाई दे रहा था, वही मोमेंटम आपको फाइनली लास्ट में भी दिखाई देगा। ओके, ध्यान से देखने का है। मैं नोटेशंस को लिखने वाला नहीं हूं। नोटेशंस यहां पे क्या क्या है? पहला नोटेशन है m1 जो कि है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी, u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। तो इन नोटेशंस को आप या तो आप खुद लिख लो और अज्यूम करके पहले से ही चलो। मेरा पूरा मकसद है इस कोलिजन के दौरान हुए इंसिडेंट को ध्यान से देखना। जब ये कोलिजन हुआ था तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही थी। मान लेते हैं ये है बॉडी 1 एंड ये है बॉडी 2। जो ये वाला है इसको हम लिख रहे हैं F21, यानी फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। जबकि ये वाला फोर्स जो कि 1 के ऊपर लग रहा है सेकंड की वजह से, इसको मैं कह रहा हूं F12। अब बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होना चाहिए? सर ये दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता था कि सर किसी भी बॉडी के द्वारा किया गया एक्शन बराबर होता है उसके ऊपर लगने वाले रिएक्शन के। तो अगर 1 ने 2 को के ऊपर फोर्स लगाया है तो बदले में जो 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया, ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या होंगे? बराबर होंगे, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। और क्योंकि फोर्स एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के लिए हम लोग इसको नेगेटिव कर देते हैं। ऑफ कोर्स आप देख भी रहे होंगे भाई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो उल्टी दिशा को हम नेगेटिव लेंगे। तो ये है आपका नेगेटिव F12। चेक कर दें,
कि सेकंड बॉडी को कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, सेकंड बॉडी को कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, देखते हैं एक बारी। तो ये है सेकंड बॉडी एंड इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है वो है F21। सर कैसे कैलकुलेट करें इसको, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है? बहुत सिंपल सा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है m2 इनटू में v2 माइनस में u2 बाई t। v2 क्या है सर? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। t क्या है? जितने टाइम में ये चेंज आया है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट बॉडी जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर फोर्स लगा F12। इसकी वैल्यू कितनी होगी? किसी भी बॉडी के ऊपर लगा हुआ फोर्स बराबर होता है उस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सेलरेशन के। तो मास तो m1 है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v1 माइनस में u1 बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय टी। टी बोले तो टाइम। सर दोनों टाइम इक्वल होंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों के दोनों बॉडीज जितने देर के लिए टकराएंगे उतने देर में ही तो मोमेंटम में चेंज आएगा। यानी क्योंकि मोमेंटम में चेंज जो आ रहा है वो सेम टाइम इंटरवल में आ रहा है दोनों बॉडीज के लिए, क्योंकि जब तक टकरा रहे हैं तभी तक एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं 2 सेकंड के लिए टकराए हैं तो 2 सेकंड तक ही तो चेंज आया है, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगा है। तो ये दोनों के दोनों टाइम जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। अब हम इन दोनों चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। पुट करते हैं फिर। तो F21 के बदले हम लिख लेते हैं M2 N2 में V2 माइनस में U2 बाई टी बराबर हो गया माइनस M1 N2 में V1 माइनस U1 बाई टी। क्योंकि दोनों टाइम सेम है तो ये कट गए। सॉल्व कर दें। M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल्स टू माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। अगर आप ये माइनस वाला पोर्शन दूसरी तरफ भेज दो एंड ये माइनस वाला पोर्शन दूसरी तरफ भेज दो तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर हो गया M1 U1 प्लस M2 U2। ओहो सर क्या बता रहे हैं? ये बता रहा है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कैसे? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो M1 U1 क्या है? सर ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1। मास पहली बॉडी का, इनिशियल वेलोसिटी भी पहली बॉडी का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1। M2 U2 क्या है? सर ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। और दोनों को अगर हमने जोड़ा तो हमें मिला टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का। वही M1 V1 क्या है? सर ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1। M2 V2 क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। दोनों को जोड़ा मिल गया हमें फाइनल मोमेंटम ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ओके, और ये दोनों चीजें क्या है? बराबर है। ओहो, इसका मतलब किसी भी सिस्टम को अगर आप देखोगे तो किसी एक्टिविटी के दौरान, यहां अगर हम बात करें कोलिजन के दौरान, जितना मोमेंटम पूरे सिस्टम का शुरू में रहेगा उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी रहेगा। यानी कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम ऑफ द सिस्टम उतना ही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा इवन आफ्टर द कोलिजन। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शुरू में ही बताया था मैंने
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जितना मोमेंटम पहले उतना ही मोमेंटम बाद में। किसका? एक बॉडी का? नहीं, पूरे सिस्टम का। और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाई है जब आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो पाया है। तो अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फुलफिल होगा, क्योंकि लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं वो होता ही है, तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फुलफिल होता ही है। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन की एक रिएक्शन मिलती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट वो इक्वल रिएक्शन रहती है। यही कारण है कि जब भी आप बॉल को दीवार पे मारते हो तो बदले में दीवार बॉल आपको मारती है। बॉल ने फोर्स लगाया दीवार पे, दीवार ने फोर्स लगाया बॉल पे। यही कारण है कि आप वॉक कर पाते हो, यही कारण है कि आप स्विम कर पाते हो। बहुत सारे इंस्टेंसेस में आप एक्शन रिएक्शन लॉ को ऑब्जर्व करते हो। और यहीं से हमने सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कुछ नहीं करता कहता, वो कहता है कि पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा इनिशियली एंड फाइनली सेम रहेगा। यानी शुरू में जितना मोमेंटम उतना ही बाद में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इन दो डाटाज को ध्यान में रखते हुए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन था ये हमारा, कह रहा था कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के दोनों 1.5 केजी के हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के दोनों 1.5 केजी के हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फाइनली ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड हो जाते हैं, एंड कोलाइड होने के बाद स्टिक कर जाते हैं, एंड स्टिक करके दोनों के दोनों एक वेलोसिटी से चलना शुरू कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ये किस वेलोसिटी से चल रहे हैं। हमसे यही पूछा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ये जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यानी कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा। कोलिजन से पहले तो पता ही है, कोलिजन से पहले था 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों के मास कितने थे? तो दोनों के मास थे 1.5 केजी। और यही चीज हमको चेक करके बताना है कि फाइनली इन दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। हमने कहा ओके, कोलिजन हो रहा है, हाँ, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, हाँ, एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो होगा। एंड अगर एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो होगा तो ऑफ कोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फॉलो होगा। तो इसका मतलब ये कि हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एक बॉडी का नहीं, दोनों बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम जो है वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। दोनों बॉडीज मिलकर एक सिस्टम बना रही है यहां पे। तो ये दोनों बॉडीज की इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। हमने कहा ठीक है, सॉल्व कर दे। तो 1.5 केजी मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस में 1.5 केजी इंटू में 2.5 मीटर पर सेकेंड। सर आप दो बार क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये हो गया आपकी फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम एंड ये हो गया आपकी सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, बराबर हो गया। अब क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक ही वेलोसिटी से चल रही हैं तो दोनों को हमने मान लिया v। तो फाइनली इनकी वेलोसिटी जो हुई है वो हो गई v। तो 1.5 केजी इंटू में v मीटर पर सेकेंड प्लस 1.5 केजी इंटू में v मीटर पर सेकेंड। बट आपको ये ध्यान देना चाहिए कि एक बॉडी की वेलोसिटी है नेगेटिव 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एंड अगर दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक की पॉजिटिव वेलोसिटी होगी एंड दूसरी की नेगेटिव वेलोसिटी होगी। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव वैल्यू है, एंड दोनों सेम ही है।
और दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्ट आ गया 0। इसका मतलब ये कि दोनों बॉडीज का मिलकर इनिशियली मोमेंटम कितना था, 0। तो टकराने के बाद भी कितना रहना चाहिए सर, 0 ही रहना चाहिए। तो 0 मस्ट बी इक्वल टू 3v मीटर पर सेकेंड एंड v की वैल्यू हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि दोनों बॉडीज जैसे ही टकराएंगी रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि सर शुरू में भी दोनों का मोमेंटम का सम 0 था। तो टकराने के बाद इन्हें किसी वेलोसिटी से नहीं मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मूव करेंगे तो फिर इनका कुछ एक्स्ट्रा मोमेंटम हो जाएगा जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिसओबे करता है। यानी टकराने के बाद इन दोनों की जो फाइनल मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई। दोबारा क्या क्या बातें हुई हैं भाई। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। एंड इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहता है। यहाँ पे एक आनी थी, दो बॉडीज थी, टकरा रही थी, टकराते हुए ऑफ कोर्स दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा होगा। दोनों बॉडीज हैं, दोनों का मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो, भाई ऑफ कोर्स अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का मोमेंटम में चेंज आएगा क्योंकि फोर्स लगेगा। लेकिन एक का अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरे का डिक्रीज करना चाहिए बाय द सेम अमाउंट। और यही चीज आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं एंड फोर्स लगाने के बाद हमसे पूछा गया है कि कंबाइन होने के बाद ये दोनों किस वेलोसिटी से एक साथ चलना शुरू कर देंगी। हमने क्या नोट करा कि दोनों का मोमेंटम शुरू में 0 था, तो टकराने के बाद भी दोनों का मोमेंटम 0 ही रहना चाहिए और इसी की वजह से इनकी फाइनल वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push on an object, the object pushes back on us. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दोगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको धक्का देगी पीछे की तरफ with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the road side, अगर वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो है एक ट्रक, it will probably not move, वो मूव नहीं करेगा। A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. कह रहा है कि दो opposite and equal forces एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसा एक बच्चा कह रहा है। Comment on this logic and explain why the truck does not move. यही चीज अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। देख लेते पहले सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि एक जमीन पे एक ट्रक खड़ी है भाई। तो मान लेते हैं कि ये है भारी भरकम सी ट्रक जो कि सनी देओल साहब ने चलाई है गदर मूवी में। एंड ये आप है जो कि फोर्स लगा रहे हैं एक ट्रक के ऊपर। ऑफ कोर्स अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ट्रक भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, लगाएगी। तो एक बच्चा इसके लिए जस्टिफाई क्या कर रहा है कि ये ट्रक इसलिए नहीं मूव करेगी क्योंकि ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन की, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अरे दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन की, इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट वो एक ही बॉडी पे थोड़ी लग रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। बच्चे पे एक फोर्स लग रहा है एंड ट्रक पे दूसरा फोर्स लग रहा है। हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट ये दोनों एक ही बॉडी पे नहीं लग रही हैं, अलग अलग बॉडीज पे लग रही है। तो उस बच्चे का लॉजिक सही है? नहीं सर, उस बच्चे का लॉजिक बिल्कुल भी सही नहीं, लॉजिक गलत है। तो सही क्या है, ये ट्रक क्यों नहीं मूव कर रही है? ट्रक इसलिए नहीं मूव कर रही है क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो ट्रक के ऊपर वो फोर्स ट्रक के इनर्शिया से ज्यादा नहीं है। ट्रक का इनर्शिया इतना ज्यादा है, हाँ, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है।
हैवी ट्रक यहाँ कहीं लिखा भी था, मैसिव ट्रक। तो क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। आपने जितना फोर्स लगाया वो सफिशिएंट नहीं था उसके इनर्शिया के ब्रेकडाउन के लिए, और यही कारण है कि वो ट्रक मूव नहीं करेगा। हाँ, बट वो फोर्स क्योंकि उतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो आपने जितना फोर्स लगाया था उतने ही फोर्स से ट्रक ने आपको फोर्स लगाया। आपका मास कम है तो माइट भी आप स्लिप कर जाओ पीछे की तरफ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. कह रहा है कि एक हॉकी बॉल है एंड ये बॉल मूव करती है विद 10 मीटर पर सेकेंड, जाके एक हॉकी स्टिक से टकराती है एंड टकराने के बाद ये बॉल रिटर्न करती है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। मास में चेंज आया? नहीं सर। वेलोसिटी में चेंज आया, साथ में आप देख रहे हो इसके डायरेक्शन में भी चेंज आया। तो जाते वक्त 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आते वक्त नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है मोमेंटम में कितना चेंज आया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले आप क्या कर लो, इनिशियल मोमेंटम निकाल लो, फाइनल मोमेंटम निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, चेंज पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि मास ऑफ द बॉल कितना है सर, 200 ग्राम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 kg। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया सर, m इंटू में u, 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड, रिजल्ट आ गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। प्लीज आप लोग इन नोटेशंस को डिफाइन भी करोगे। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉल, ऐसा लिखोगे। u से पहले आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल लिखोगे, हमेशा डिफाइन करना जरूरी है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी है टकराने के बाद, तो सर -5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा, तो मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है बॉल का, 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई -5 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट कितना आ गया, माइनस का 1 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि चेंज कितने का आया। तो चेंज मोमेंटम में जो चेंज होता है वो क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। फाइनल है -1 kg मीटर पर सेकेंड, इनिशियली कितना था 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट आ गया -3 kg मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जो चेंज आएगा वो 3 kg मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा। हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम निकाला एंड चेंज निकाल दिया। एंड चेंज के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, और इसी तरीके से हमने निकाल दिया चेंज इन मोमेंटम। हमसे ये पूछा था कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वो हमने निकाल दिया। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, traveling horizontally with a velocity 150 meter per second, strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. कह रहा है कि एक बुलेट है भाई, वो दुग वाला नहीं, गोली के अंदर जो भरा जाता है वो, सॉरी गन के अंदर जो भरा जाता है वो, एक वुडन ब्लॉक है ये रहा, एंड इस वुडन ब्लॉक का मास नहीं दे रखा है। ओके, ध्यान से देखते हैं एक बारी। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम,
ये रहा एक बुलेट जिसका मास क्या है, इसका मास है सर 10 ग्राम, 10 किलोग्राम नहीं है, 10 ग्राम है। Traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एंड ये जाकर उस वुडन ब्लॉक से टकराती है, एंड टकराने के बाद कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, और इसमें कहीं जाके 0.03 मीटर पर सेकेंड से रुक जाती है, सॉरी 0.03 सेकेंड्स में रुक जाती है। Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। आपको ये पता करना है कि जो वुडन ब्लॉक है उसने कितना फोर्स लगाया हमारे अपने बुलेट के ऊपर, और हमें ये भी पता करना है कि इसको कितनी दूरी कवर करा है या फिर कितना पेनिट्रेशन करा है इस बुलेट ने। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम देखें तो इस बुलेट का वेलोसिटी क्या था सर, 150 मीटर पर सेकेंड। जब ये बुलेट रुक गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना, सर ये तो नहीं पता, हाँ लेकिन ये बता रखा है कि 0.03 सेकेंड्स में रुक गया। हमने कहा बहुत आसान है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियली था 150, प्लस में एक्सेलरेशन नहीं पता कितना टाइम लगा है, 0.03 सेकेंड्स का। तो माइनस का 150 बराबर हो गया a इंटू में 0.03 के, तो a की वैल्यू होगी माइनस का 150 डिवाइडेड बाई 0.03। इसको हटाओगे ऊपर आ गया 100, 3 से घटाइए 50, तो रिजल्ट आ गया माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। दोबारा, इनिशियली वेलोसिटी थी 150 मीटर पर सेकेंड, बाद में 0 हो गई है, टाइम कितना लिया गया है 0.03 सेकेंड्स का। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जिसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करिए, इनिशियल वेलोसिटी डाल दिया, एक्सेलरेशन डाल दिया, टाइम डाल दिया, एंड फाइनली हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। सर लेकिन हमसे एक्सेलरेशन तो पूछा ही नहीं था, हमसे पूछा गया है कि ये कितनी गहराई तक गया है ये वुडन ब्लॉक में, या कितना पेनिट्रेशन करा है इस बुलेट ने। तो इसके लिए हमें बेसिक तौर पर डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2s। दोनों में एक्सेलरेशन की डिमांड थी, इसीलिए पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ गया। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, एंड अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। v कितना है सर, 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली 150 था तो 150 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में माइनस 5000 इंटू में s। तो माइनस का 150 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू में माइनस 5000 इंटू में s। तो माइनस से माइनस कट गया, s की वैल्यू आ गई 150 इंटू में 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 5000। इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 3 जा 15, 500 जा 500, उसके बाद 2 से ये कट गया 75, 150 225 डिवाइड बाय 100, तो s की वैल्यू आ गई 0.0 सॉरी 0 वेरी सॉरी, तो s की वैल्यू आ गई 2.25 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी ये जो वुडन ब्लॉक के अंदर जा रहा होगा ये 2.25 मीटर्स के बाद ये रुक जाएगा। ये मतलब सर बुलेट किसके अंदर गया है, तो वुडन ब्लॉक के अंदर। तो बुलेट जो है
वो 2.25 मीटर कवर करने के बाद ये फाइनली रुक जाएगा। तो हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था क्या? नहीं नहीं, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन के बाद हमसे ये भी पूछा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, यानी कितना फोर्स लगाया है वुडन ब्लॉक ने इसके ऊपर। आप देख रहे हो एक्सेलरेशन कितना हो रहा था वुडन ब्लॉक का, सॉरी बुलेट का, तो वो था सर -500 मीटर 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स होता है उस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उस बॉडी का एक्सेलरेशन। मास था कितना? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को हम 10/1000 kg लिख सकते हैं, इंटू में एक्सेलरेशन -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1000 कट गया, 5 आ गया, तो ये हो गया माइनस का 50 kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर, बोले तो -50 न्यूटन। इसका मतलब कि जो बुलेट है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था वुडन ब्लॉक, कितना फोर्स लगाया वुडन ब्लॉक ने? तो सर -50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो फोर्स कैसे निकाला हमने? मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो हमने देख लिया कि बॉडी के मास कितना है एंड बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होता। तो एक्सेलरेशन हमने पहले ही निकाल लिया था, -5000 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और उसी को हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना है कि मास हमें ग्राम में दे रखा था, 10 ग्राम, तो हमने उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया था। आई होप कि अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। हमने 11, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन करे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो आपसे ये पूछा था कि अगर एक बच्चा ट्रक के ऊपर फोर्स लगाए एंड ट्रक मूव नहीं करती है, तो इससे क्या हम ये समझे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करिए? ऑफ कोर्स नहीं, दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे नहीं लग रही हैं, दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती हैं। तो फिर ट्रक क्यों नहीं मूव करिए? तो ट्रक इसलिए नहीं मूव करिए क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, जिसकी वजह से इनर्शिया ज्यादा है, तो जो बच्चा फोर्स लगा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है उस ट्रक को मूव कराने के लिए। फिर हमने while doing so much of these questions, हमने इवन ये भी देखा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। हमने देखा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से एक लॉ फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब किसी भी एक्टिविटी से पहले जितना मोमेंटम, उस एक्टिविटी के बाद भी मोमेंटम उतना ही बना रहेगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए। सर 4 ही 2 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें डाटा बहुत कुछ है। इस चीज को अभी यहाँ पॉज करो मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सफिशिएंट डाटाज के साथ, अभी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता चल चुका है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता चल चुका है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता चल चुका है, और इन सब चीजों के साथ आप आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। जहां दिक्कतें आएंगी ऑफ कोर्स हम तो सॉल्व करेंगे करेंगे, बट आप भी ट्राई करो। ये बात समझो कि जब तक आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो अपने ब्रेन को ब्रेन एट वर्क पे लेकर जाओ एंड फाइनली उस चीज से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी नए प्रॉब्लम्स दिखे आपको, आप प्लीज कमेंट में डालो, क्योंकि इस तरीके से आपका ब्रेन को चलाने का जो तरीका है ना वो बहुत ज्यादा ही निखरेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लग रही है इररिलेवेंट वो भी बताओ कि हाँ सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, या फिर जो कुछ भी है वो कमेंट करें आप एंड समझाएं। एंड प्लीज आप अपने चाहने वालों को वीडियो शेयर करो, क्योंकि ऑल द वे हम चाहने का क्या मतलब है यार, तुम उसको चाहते हो तो फिर उसका भला चाहो ना भाई। एंड इसीलिए प्लीज वीडियोस को कमेंट कर, वीडियोस में कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो करो ही करो। ओके।